अगर कोई एक संस्था देश के सारे फैसले खुद लेने लगे, कानून भी वही बनाए, लागू भी वही करे और न्याय भी वही दे, तो सोचिए क्या बचेगा लोकतंत्र। अब जरा और सोचिए, अगर संविधान में कुछ चीज़ें इतनी आसान होती कि कोई भी सरकार उन्हें मनचाहे ढंग से बदल दे, या फिर इतनी कठिन होती कि देश के समय के साथ ही ना बदल पाए, तो क्या यह देश आगे बढ़ पाता। यही कारण है कि भारत का संविधान दो चीज़ों का अद्भुत मिश्रण है। पहला, शक्तियों का साफ साफ बंटवारा, और दूसरा, एक संतुलित संशोधन प्रणाली। आज इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के जवाब जानेंगे। शक्तियों का एक विभाजन, यानी शक्तियों का विभाजन क्यों जरूरी है, यह जानेंगे। संविधान लचीला कैसे है, कब संविधान कठोर होता है, आखिर में सबसे महत्वपूर्ण सवाल, लोकतंत्र की सुरक्षा कैसे होती है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में। तो मेरा नाम अभय कुमार है, आप जुड़ चुके मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अभय क्लासेस। तो आज का पहला क्वेश्चन आपकी 11th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला लेसन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखते हैं, सामने लिखा है भारत का संविधान कठोर और लचीला संविधानों का मिश्रण है। स्पष्ट कीजिए। यानी ये कह रहा है कि भारत का संविधान दो चीज़ों से मिलकर बना है, यानी यहाँ पे कठोरता भी दिखेगी भारतीय संविधान के अंदर और लचीलापन भी दिखेगा। तो ये सब चीज़ें आपको इस क्वेश्चंस के ज़रिए आंसर में ढूंढनी है। ठीक है, अब आप इसका आंसर देखते हैं और समझते हैं कि इसका आंसर किस तरह से है। भारत का संविधान एक संतुलित संविधान है। भारत का संविधान कैसा है? एक संतुलित संविधान है। और ये किस तरह से संतुलित है? क्योंकि भारतीय संविधान ना तो पूरी तरह से कठोर है और ना ही पूरी तरह से लचीला है। इन दोनों तत्वों का, यानी वो दो तत्व कौन से हैं? कठोरता का और लचीलापन का, यानी ये दोनों तत्व मिलकर ही भारतीय संविधान में एक संतुलन बनाए हुए हैं, एक संतुलित मिश्रण बनाए हुए हैं, जिससे हमारा संविधान समय के हिसाब से आगे बढ़ता रहता है, एक सजीव दस्तावेज की तरह काम करता है। ठीक है, अगर हम इस पिक्चर में देखें तो हम देखते हैं भारतीय संविधान में जो बदलाव हैं, यानी जो अमेंडमेंट, जिसे हम हिंदी में संशोधन के तहत जानते हैं, नाम से जानते हैं, इसमें सिंपल अमेंडमेंट भी हो सकता है, यानी साधारण संशोधन होता है। रिजिड अमेंडमेंट यानी कठोर संशोधन होता है, और स्पेशल अमेंडमेंट यानी विशेष संशोधन, नीड अमेंडमेंट की आवश्यकता के आधार पर संशोधन, नीड एक ही बात है, वाई अमेंडमेंट की क्यों ज़रूरत है अमेंडमेंट की। इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे के प्रश्नों में हम जानेंगे। लचीलापन क्यों है? आखिर भारतीय संविधान इतना लचीला क्यों है, फ्लेक्सिबल क्यों है? इसका अगर एक उदाहरण देखें तो हम जानेंगे कि राज्यों के नाम या सीमाओं में बदलाव करना, जैसे उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड 2006 में करा था। वहीं आंध्र प्रदेश से तेलंगाना 2014 में बना। आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना कब बना? 2014 में। ये ऐसे अमेंडमेंट हैं जहाँ पे हमें नाम और सीमाओं में बदलाव जब करते हैं तो ये एक साधारण संशोधन के तहत हो सकता है। कैसे बदला जाता है? जैसे मैंने अभी बताया, एक साधारण बहुमत की ज़रूरत होती है, इसमें कठोरता नहीं होती। ये जो भी उपस्थित मेंबर होते हैं संसद के अंदर, संसद का मतलब लोकसभा और राज्यसभा से है। ठीक है, संसद के अंदर जो उपस्थित जो भी सदस्यगण हैं, उनके क्या कहते हैं, वोट से क्या होगा? अमेंडमेंट होगा, और इससे हम देखा कि सीमा व फिर राज्य का नाम बदला जा सकता है। और अभी हम ये देखेंगे कि भारतीय संविधान कठोर क्यों है। उदाहरण के तौर पे अगर हम समझें तो कठोर क्यों है, तो इसमें हम समझते हैं कि संविधान में संशोधन करना या संविधान में बदलाव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम इसे कठोर कह रहे हैं। तो कठोर क्यों है? किन मामलों में कठोर हो जाता है? तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो कैसे होगा, यहाँ पर ये एक बड़ा मुश्किल, बहुत ही मुश्किल काम है, और इसके लिए संशोधन जो होगा वो बहुत कठोर होगा। ये कठोर जो बदलाव है ये आसानी से नहीं होता है, जैसे हमने राज्यों के नाम या सीमा के नाम बदलने से समझाया देखा। एक तो पहला पॉइंट ये समझ में आया आपके सामने, और दूसरा पॉइंट है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा।
आप जानते हो कि भारत जो है संघात्मक राज्य है, संघात्मक देश है। संघात्मक का मतलब होता है कि केंद्र और राज्य, क्या बच्चे, केंद्र और राज्य, इनके बीच सेपरेशन ऑफ पावर, यानी शक्तियों का बंटवारा कैसे करना है, किसके पास ज़्यादा होगी, किसके पास कम होगी, कौन किस क्षेत्र में, यानी केंद्र राज्य के किस मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, क्या राज्य केंद्र के मामलों में, केंद्र वाले जो मुद्दे हैं उनको, उन मामलों में केंद्र को छूट देता है अपने राज्यों के अंदर बदलाव करने के लिए या शक्तियों का हस्तक्षेप करने के लिए। यही सब हम चीज़ों को देखते हैं, परंतु ये इतना आसान नहीं होता। अगर केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा करना है ना, तो इसमें भी एक कठोर संविधान का, मतलब यहाँ पे संविधान कठोर हो जाता है, और अगर इसमें बदलाव करना है तो एक कठोर प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा। और दूसरा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तीसरा पॉइंट, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कठोर कब होता है, कठोर कहाँ लचीला होता है। ठीक है, लचीला वहाँ जहाँ पे राज्यों के जो नाम बदलने हैं या सीमा के जो सीमाओं में जो बदलाव करना है राज्यों के, तो वहाँ पे संविधान में संशोधन करना बहुत आसान होता है। उपस्थित मत जो उपस्थित सदन के अंदर जो सदस्य होते हैं उनके आधार पर संशोधन करके ये सीमाओं में बदलाव व फिर राज्यों के नाम बदल सकते हैं। परंतु अगर हम कठोर संविधान जब हम कहते हैं तो कठोर प्रक्रिया होती है संविधान में बदलाव करने की, तो यही एक सेंस बनाता है। और यहाँ पे अगर हम देखें कि कैसे बदलाव होते हैं, संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत आवश्यक होता है। यानी संसद के दोनों सदनों में कितना बहुमत ज़रूरी है, 2/3। जब मैं बोलता हूँ संसद या फिर सदन, तो यहाँ पे दो चीज़ें चलेंगी, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा में से 2/3 बहुमत, यानी 3 में से 2 लोग सहमति देंगे संविधान में बदलाव के लिए। और साथ साथ बात यही नहीं रुकती है, यहाँ पे अधिकांश राज्य यानी अधिकतर राज्यों की भी मंजूरी ज़रूरी होती है। यानी आपको एक सिंपल सा पैटर्न समझना है, चीज़ों को आसान करने के लिए, इस कठोर संविधान को समझने के लिए। 2/3 यहाँ पे सदस्य, लोकसभा सदस्यों की तो बहुमत चाहिए ही चाहिए, साथ साथ यहाँ पे आपको राज्य, क्या बच्चे, राज्यों की भी सहमति चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट है, और ये करना बहुत ही टेढ़ी खीर हो जाती है, इसे करने में बहुत पसीने छूट जाते हैं। इस तरह से हम समझते हैं कि भारतीय संविधान जो है कठोर और लचीला है, और इन दोनों का ही मिश्रण है भारत का संविधान। इन दोनों ही तत्वों का मिश्रण है भारत का संविधान। यही भारत की एक खासियत पैदा करती है। कुछ संशोधन केवल संसद द्वारा किए जाते हैं, जबकि कुछ राज्यों की सहमति भी आवश्यक हो जाती है। यानी संसद के साथ साथ यहाँ पे किसकी सहमति हो जाती है, राज्य की भी सहमति आवश्यक हो जाती है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे कठोर संविधान और लचीला संविधान क्या होता है। लचीले संविधान में आपने पढ़ा कि जो राज्यों की सीमाएं हैं या फिर राज्यों का जो नाम है, उनमें अगर बदलाव करना है, अगर उसमें नाम बदलना है, तो उसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। और ये संशोधन करने के लिए आप देखोगे जो भी उपस्थित जो सदस्य होंगे लोकसभा राज्यसभा के अंदर, उस उपस्थित सदस्यों में वोट पड़ेगा, और जब वो पास हो जाएगा तो इन चीज़ों में बदलाव हो जाएगा, यानी राज्यों के नाम में और सीमाओं के बदलाव में। ये था पॉइंट। और बाकी ये वाला जो कठोर संविधान है उसे तो मैंने समझा ही दिया है। आगे बढ़ते हैं, चौथा पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और समझते हैं कि ये जैसे मैंने ये फिर से समझा रहा हूँ उसे, कुछ संशोधन जो हैं केवल संसद द्वारा किए जाते हैं, जबकि कुछ में राज्यों की सहमति आवश्यक हो जाती है। यहाँ पे स्टेज समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। इसमें संविधान ना तो अत्यधिक कठोर बनता है और ना ही इतना लचीला कि कोई भी मनमाने तरीके से बदल सके। अच्छा, संविधान जो है ना, राजनेताओं का कोई क्या कहते हैं मनचाहे खिलौना नहीं है कि जब चाहे बदल दिया, या जब चाहे क्या कहते हैं उसके अंदर अपनी मनमर्जी की चीज़ों में बदलाव कर दिया। एक बार देश के अंदर भारतीय संविधान में बदलाव करने की कोशिश की गई थी, और ये बदलाव इंदिरा गांधी के द्वारा की जा रही थी। आपातकाल जब देश के अंदर लगा था, तो उस समय ऐसी कुछ घटनाएं हुई थी जो देश के संविधान में या लोकतंत्र के पन्नों में काला इतिहास के तौर पे देखा जाता है। परंतु आज तक
हम अपने संविधान को जिस तरह से देखते आ रहे हैं वो एक एक भारतीय लोगों के लिए एक गौरवमय इतिहास की तरह बताता है कि भारतीय संविधान जो है गौरवमय इतिहास बताता है, भविष्य बताता है, और आज का वर्तमान जो है वो भी हमारे संविधान से ही जुड़ा हुआ है। तो ठीक है, इस क्वेश्चंस को हमने समझ लिया। अब हम इसका निष्कर्ष समझने की कोशिश करते हैं। भारत का संविधान इस प्रकार बनाया गया है कि आवश्यकता पड़ने पर उसमें संशोधन संभव है। अच्छा, जब मैं बात करता हूँ या जहाँ पे लिखा हुआ है आवश्यकता पड़ने पर संशोधन, इसका मतलब ये हुआ कि समय की आवश्यकताओं के आधार पर, जैसे हम देखते हैं कि एक इंसान है, एक छोटा बच्चा जब समय के साथ बड़ा होता है तो उसकी भी आवश्यकताएं उस समय के साथ बदलती रहती हैं। तो हमारा जो देश का संविधान है, भारत का जो संविधान है, उसकी भी समय के साथ आवश्यकताएं, समय के साथ क्या बच्चे, समय के साथ आवश्यकताएं बदलती रहती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। समय के साथ आवश्यकताएं ये सभ्य समाज या फिर समाज के विकास के लिए भी उतनी ज़रूरी है। अगर संविधान समाज के साथ समय के साथ विकास नहीं करेगा या समय के साथ तालमेल नहीं बिठाएगा, समय के साथ बदलाव नहीं करेगा, तो वो संविधान एक तरह से मृत संविधान कहलाएगा। परंतु भारतीय संविधान की ये एक बहुत बेहतरीन खूबी है कि भारतीय संविधान में समय के साथ समय समय पर बदलाव होते रहते हैं। न्यायपालिका जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है या फिर जो न्यायपालिका व्यवस्था है वो ऐसी बातों को भी बताती है जो संविधान में नहीं लिखी हैं। ठीक है, यानी संविधान को व्याख्या करने के भाई काम कौन करती है? न्यायपालिका करती है। कौन करती है बच्चे? न्यायपालिका करती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। किसी देश के लिए संविधान में शक्तियां और जिम्मेदारियों का साफ साफ निर्धारण क्यों ज़रूरी है? इस तरह का निर्धारण ना तो क्या होगा, अगर इस तरह का निर्धारण नहीं होगा तो फिर क्या होगा? मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट करता हूँ, समझो ये क्या बोल रहा है कि किसी देश के लिए संविधान में, क्या बच्चे, किसी देश के लिए संविधान में शक्तियों और जिम्मेदारियों का साफ साफ निर्धारण बताया गया है कि भाई जिम्मेदारियां बताई गई हैं संविधान के अंदर कि किसकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, और शक्तियां भी बताई गई हैं, साफ साफ बताया गया है। इस तरह का निर्धारण ना हो तो क्या होगा? अगर मान के चलो, अगर आप स्कूल जा रहे हो और स्कूल में आपको बताया ना जाए कि आपका फर्स्ट पीरियड कौन सा होगा, आपका लंच ब्रेक कब होगा, या फिर स्कूल की छुट्टी कब होगी, तो ऐसे में आप जो स्टूडेंट हो उस स्कूल को ज़्यादा सीरियस लोगे ही नहीं। तो उसी प्रकार अगर हम संविधान की भी बात करते हैं तो वहाँ पे अगर जिम्मेदारियाँ साफ साफ नहीं निर्धारित की गई हैं तो वो संविधान भी एक तरह से जिम्मेदारी मुक्त होगा। वहाँ पे बिना जिम्मेदारी के काम किए जाएंगे, या कोई भी संस्था, एक तरह से कह सकते हैं कोई भी संस्था, मतलब कार्यपालिका, जब मैं संस्था बोलता हूँ यहाँ पे जब लिखा है संस्था या फिर कोई अंग, तो वो उसका मतलब होता है कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका। ठीक है, अगर कार्यपालिका यानी इसे हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं, लेजिस्लेटिव यानी इसे हम विधायिका कहते हैं, जुडिशरी यानी इसे हम न्यायपालिका कहते हैं। कार्यपालिका की शक्तियाँ नहीं बताई गई हों संविधान में, ठीक है, लेजिस्लेटिव की शक्तियाँ नहीं बताई गई हों और न्यायपालिका की शक्ति नहीं बताई गई हों, इसी प्रकार इनके कार्य नहीं बताए गए हों कार्यपालिका के, उसी प्रकार विधायिका के कार्य ना बताए गए हों, उसी प्रकार न्यायपालिका के कार्य ना बताए गए हों। ऐसे में ये सब गैर जिम्मेदाराना तरीके से कार्य करेंगे और कोई भी इस चीज़ को सीरियस नहीं लेगा। अगर जब तय नहीं किया जाएगा कोई भी काम, तो हो सकता है, हो क्या सकता है, बिल्कुल पक्का हर संस्था अपने आप में संपूर्ण हो जाएगी। कहने का मतलब एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका ही अपने आप में कार्यपालिका तो है, साथ साथ वो विधायिका भी बन जाएगी, वो न्यायपालिका भी बन जाएगी, क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ें स्पष्ट तरीके से नहीं बताई गई हैं। तो ये चीज़ें आपको बहुत बेहतर तरीके से समझना है। जिम्मेदारियां पता होनी चाहिए कि घर के अंदर भी एक सदस्य होते हैं तो सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियां सबको पता होती है कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। तो सब अपने हिस्से का जो काम करते हैं वो ईमानदारी से करते हैं, और वो काम बड़ी ईमानदारी से होने के बाद उसका रिजल्ट भी बेहतर होता है। और जैसे मैं बताता हूँ, कार्यपालिका अपनी सही तरह से जिम्मेदारियाँ या शक्तियों का निर्वहन करे, या फिर एग्जीक्यूटिव या
लेजिस्लेचर यानी संविधान जो है क्या कहते हैं संसद जो है अपना काम ढंग से करे, अपनी शक्तियों का जो शक्तियां संविधान के द्वारा दी गई हैं, तो इनसे क्या होगा, या फिर न्यायपालिका अपनी शक्तियों का या फिर अपनी जिम्मेदारियों से सही से काम लें, तो ऐसे क्या होगा कि ये अपने अपने काम बखूबी करेंगे और एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और सब अपना अपना काम जब बेहतर तरीके से करेंगे तो रिजल्ट भी बेहतर आएगा। तो इसलिए यहाँ पे ये चीज़ें साफ हो जाती हैं कि भाई जिम्मेदारियाँ सबकी होनी चाहिए, जिम्मेदारियों से ही हर कोई भी काम बेहतर तरीके से किया जा सकता है। संविधान शक्तियों का लक्ष्मण रेखा खींचता है। क्या करता है बेटा, इस बात को ध्यान रखना, संविधान शक्तियों की एक लक्ष्मण रेखा खींचता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान के चलिए संविधान शक्तियों की लक्ष्मण रेखा का मतलब कार्यपालिका ले लेते हैं। कार्यपालिका को मान के चलो, आज के समय में जब आप मोदी सरकार को देखते हो वो कार्यपालिका का ही रूप है, ठीक है। या फिर हम मैं दिल्ली में रहता हूँ, आप जो सुन रहे हो वो जो जिस राज्य में भी रहते हैं, आप इसे कमेंट करके बता सकते हो आप किस राज्य में रहते हो और आपके स्टेट का जो सीएम है वो कौन है, ठीक है। तो जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली के अंदर जो कार्यपालिका का रूप है वो सीएम के तौर पे रेखा गुप्ता हैं, ठीक है। उसी प्रकार केंद्र के अंदर नरेंद्र मोदी हैं, तो ये कार्यपालिका का रूप है। अगर इनकी शक्तियाँ की लक्ष्मण रेखा ना हो, यानी इनकी शक्तियों की एक तरह से बताया ना गया हो कि तुम्हारी शक्तियाँ इतनी हैं, या इनकी शक्तियाँ बताई ना जाएं, तो ये तो अपने आप में असीमित शक्तियाँ रखेंगे। फिर क्या शक्तियाँ हो जाएंगी, असीमित हो जाएंगे, निरंकुश हो जाएंगे, यानी इन पे कोई कंट्रोल करने वाला नहीं होगा। जब इनके ऊपर कोई जिम्मेदारी, यानी इनके ऊपर कोई क्या कहते हैं जिम्मेदारियां साफ साफ या इनकी शक्तियां साफ साफ ना बताया जाए, तो ऐसे में कोई भी संस्था जैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका वो अपने आप में अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करेंगे। आम जनता जो है उनके अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करेंगे, जिससे क्या है संविधान के व्यवस्था जो है चरमरा जाएगी और एक संस्था शक्ति बनकर रह जाएगी। यानी अगर कार्यपालिका के पास संपूर्ण शक्ति आ जाती है तो वह ऐसे में मौलिक अधिकारों को समाप्त कर देगी। परंतु भारतीय संविधान ने ऐसा नहीं होने दिया है, उसने लक्ष्मण रेखा खींची है और ये बताया है कि किसी भी संस्था की कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, चाहे व्यवस्थापिका हो, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, इन सब की पावर को एक तरह से सीमा में बांधा गया है। किस में बांधा गया है, एक तरह से इनकी सीमा में बांधा गया है ताकि ये निरंकुश ना हो जाए, ठीक है। ये ऐसे कार्य ना करें जो गैर संवैधानिक है, इसलिए इनकी शक्तियों पे क्या खींची गई है, लक्ष्मण रेखा खींची गई है, ठीक है। जैसे यहाँ पे बताया गया है डिवीजन ऑफ पावर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान में शक्तियों का पृथक्करण यानी शक्तियों को बांटा गया है। जुडिशरी का काम अलग दिया गया है, सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस अलग बताए गए हैं, ठीक है, यानी केंद्र राज्य की शक्तियाँ अलग बताई गई हैं। प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन राइट्स, यानी बताया गया है कि भाई जो जनता है, प्रोटेक्शन सिटीजन ऑफ राइट्स जो है कैसे दिया जाएगा, संविधान द्वारा दिया जाएगा। और आर्टिकल 32 यहाँ पे काम करेगा, अनुच्छेद 32 का यहाँ पे काम करता है कि प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन राइट्स में जो अधिकार हैं जो जनता के, भारतीय लोगों के, वो अनुच्छेद 32 के तहत उनको सुरक्षा दी जाएगी। और ये सुरक्षा की गारंटी सुप्रीम कोर्ट लेता है। कौन लेता है, सुप्रीम कोर्ट लेता है, यानी कार्यपालिका लेता है। कार्यपालिका ये जिम्मेदारी लेती है कि भाई चाहे वो न्यायपालिका, यहाँ पे कौन होगा, न्यायपालिका ही जनता की जो सुरक्षा है अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी लेती है। कौन बच्चे, न्यायपालिका, ठीक है। न्यायपालिका, आप जो भी सुन रहे हो, अगर मेरी यहाँ पे लिखा हुआ समझ में नहीं आता है जब मैं बोलता हूँ न्यायपालिका, अगर मैं लिख नहीं पा रहा हूँ तो आप इसे कैप्शंस खोल के सुन सकते हो, ठीक है। और हाँ, तो यहाँ पे आर्टिकल 32 में ये बताया गया कि भाई संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनके अधिकारों की सुरक्षा कौन लेगा, सुप्रीम कोर्ट लेगा। और आर्टिकल किसके तहत, आर्टिकल 32 के तहत सरकार हो, मान के चलो कार्यपालिका हो
या फिर विधायिका हो ऐसे कानून या नीति योजना बनाए जो जनता के अधिकारों के खिलाफ हो, तो ऐसे में जुडिशरी एक्टिव हो जाती है। कौन हो जाती है एक्टिव? जुडिशरी यानी न्यायपालिका एक्टिव हो जाती है। और वो कार्यपालिका या विधायिका द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को, वो चाहे जितने भी प्रतिशत, जितने हद तक वो आम जनता के मौलिक अधिकार को हस्तक्षेप करते हैं, उस हद तक उस कानून, बिल या नीति योजना को रद्द कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से चीज़ों को समझना है। चेक एंड बैलेंस यानी जो कार्यपालिका, न्यायपालिका, जो व्यवस्थापिका हैं, वो तीनों संस्थाएं, जैसे चेक और बैलेंस का मतलब कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका। यहाँ पे फिर से लिखता हूँ, एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, लेगिस्लेचर यानी विधायिका, जुडिशरी यानी न्यायपालिका। एग्जीक्यूटिव, लेगिस्लेटिव और जुडिशरी ये तीनों एक दूसरे के बीच यानी ये तीनों आपस में संतुलन बनाए रखते हैं। ऐसा ना हो कि कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव शक्तियों का इतना दुरुपयोग करे कि वो संविधान के खिलाफ चले जाए। ऐसे में लेगिस्लेटिव और जुडिशरी दोनों कार्यपालिका पर क्या करेंगे? दबाव बनाएंगे और संविधान को या गैर संवैधानिक काम होंगे कार्यपालिका के द्वारा, उसको होने से रोकेंगे। उसी प्रकार जो विधायिका है, अगर वो भी न्यायपालिका जो संविधान के खिलाफ काम करती है, तो ऐसे में कार्यपालिका या फिर जुडिशरी इसको कंट्रोल करेंगे। अगर जुडिशरी ऐसा काम करती है, मान के चलो जुडिशरी के अंदर जज हैं, वो गैर संवैधानिक काम करते हैं, ऐसे काम करते हैं जो संविधान के खिलाफ हैं, तो ऐसे में जो जज होंगे उनके खिलाफ महाभियोग लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा बच्चे? महाभियोग लगाया जाएगा। तो ऐसे में आपको ये चीज़ समझनी है कि एक संतुलन बना हुआ है। कोई भी संस्था जो है संविधान पे हावी नहीं हो सकती है। तीनों संस्थाएं मुख्य तौर पे जो औपचारिक हैं, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, व्यवस्थापिका हो, वो एक दूसरे की चेक एंड बैलेंस करते रहते हैं, एक दूसरे को चेक करते रहते हैं। ये कोशिश करते हैं कि ऐसा तो ना हो कि कोई भी संस्था संविधान पे हावी हो जाए। ऐसा ना हो, तो इसलिए संविधान ने क्या कर रखा है? सभी संस्थाओं की एक तरह से शक्तियों पर लक्ष्मण रेखा खींच रखी है। कोई भी संस्था क्यों ना हो, जैसे मैंने बताया, संसद हो, न्यायालय हो, प्रधानमंत्री कार्यालय ही क्यों ना हो, इनके अधिकारों की सीमा खींच रखी है संविधान ने। अगर इनकी सीमाएं नहीं खींचेंगे तो ये कभी भी तानाशाही रूप ले सकते हैं। और जो संविधान का जो ढांचा है, जो एक तरह से मूलभूत ढांचा है संविधान का, जिसमें हम जो मौलिक अधिकारों को कहते हैं, वो समाप्त कर सकते हैं ये लोग। तो संविधान के खिलाफ काम कर सकते हैं अगर इनकी सीमा ना बांधी गई तो। इसलिए इनकी सीमा बांधने के लिए ही संविधान ने इनकी शक्तियों पर क्या कर रखा है? जिम्मेदारी के साथ साथ इनकी शक्तियों पर भी नियंत्रण कर रखा है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आप इस चीज़ को लेकर आप क्या सोचते हो? अपनी राय भी जरूर देना। क्या संविधान जिस तरह से काम करता है आपको लगता है वो सही काम है? आप इसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर इसे हम उदाहरण से समझें तो हम पाएंगे कि यदि संसद कोई एक ऐसा कानून पारित कर दे जो संविधान के खिलाफ हो, तो सुप्रीम कोर्ट उसे असंवैधानिक घोषित कर देगा, यानी उसे गैर कानूनी या गैर संवैधानिक घोषित कर देगा। ये किसका काम हो गया? क्या कहते हैं, गैर संवैधानिक तौर पे घोषित करना है सुप्रीम कोर्ट का। किसका बच्चे? सुप्रीम कोर्ट का काम होगा। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट एक तरह से गेट कीपर की तरह काम करता है। वो देखता है कि कहीं ऐसा तो ना हो कि कार्यपालिका या विधायिका संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो चेक बैलेंस का काम सुप्रीम कोर्ट भी करता ही है। उसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट के जज अगर संविधान के खिलाफ गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य देते हैं या ऐसे स्टेटमेंट देते हैं जो संविधान के खिलाफ हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के जज या कोई भी जज क्यों ना हो, हाई कोर्ट के या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, उनके खिलाफ भी महाभियोग लगाया जा सकता है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हमें समझ में आ ही गया। सेकंड पॉइंट अगर हम समझते हैं तो एक संस्था के अत्यधिक शक्तिशाली होने से खतरा है। जाहिर सी बात है, अगर हम बात करते हैं कि देश के अंदर संतुलन बनाए रखना है संस्थाओं के बीच में, संविधान तो यही बात करता है कि भाई कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, ऐसे समझो। एग्जीक्यूटिव का मतलब कार्यपालिका, लेजिस्लेचर का मतलब विधायिका यानी संसद, और अगर हम जुडिशरी की हम बात करें तो न्यायपालिका।
ये बोल रहा है कि अगर एक संस्था शक्तिशाली हो जाए, मान के चलो कि ये संस्था कार्यपालिका ये शक्तिशाली हो जाए, तो इससे देश का जो संविधान है वो खतरे में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए ये कहा जाता है कि चेक बैलेंस बहुत ज़रूरी है। तो इनकी शक्तियों में सीमाएं बांधी गई हैं। क्या बांधी गई हैं? शक्तियाँ बांधी गई हैं। अगर बाई चांस ये एक तरह से शक्तिशाली हो जाते हैं, अगर इनकी जिम्मेदारी ना बताई जाए, अगर इनकी शक्तियों को निर्धारित नहीं किया जाएगा, तो ऐसे में तो ये तानाशाही बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे बच्चे? तानाशाही बन जाएंगे। जैसे हिटलर, जर्मनी के अंदर आपने जो नाम सुना होगा, हिटलर का नाम ज़रूर सुना होगा आपने, 9th क्लास के अंदर नाजीवाद लेसन पढ़ा है। तो यहाँ पर आपने समझा कि भाई अगर एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका की शक्तियों को निर्धारित नहीं किया जाए, उनकी शक्तियाँ या फिर इनको जिम्मेदारी नहीं दी जाएंगी, तो ये तो तानाशाही बन जाएंगी। उसी प्रकार कोई भी संस्था क्यों ना हो, चाहे लेजिस्लेचर ही क्यों ना हो, विधायिका ही क्यों ना हो, या फिर जुडिशरी ही क्यों ना हो, अगर ये संस्थाओं को शक्तियाँ सीमित नहीं, इनकी शक्तियाँ सीमित नहीं की गई, अगर इनकी शक्तियों पे लक्ष्मण रेखा नहीं खींची गई, तो ऐसे में हम ये पाएंगे कि कोई भी संस्था एक तरह से तानाशाह की ओर बढ़ती चली जाएगी। और संविधान जो है वो एक तरह से क्या कहते हैं, गैर लोकतांत्रिक संविधान की ओर बढ़ेगा। राजतंत्र व्यवस्था, या फिर हम कह सकते हैं सैनिक व्यवस्था, या फिर तानाशाही व्यवस्था क्या कहते हैं उस देश के अंदर स्थापित हो सकते हैं। इसलिए संविधान में संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। जब मैं बोलता हूँ संतुलन, तो शक्तियाँ जो हैं उनकी सीमित की गई हैं, शक्तियों को एक तरह से शक्तियाँ भी सीमित की गई हैं और जिम्मेदारियाँ भी दी गई हैं, और चेक बैलेंस का भी एक तरह से यहाँ पे संतुलन बना रहता है। तो यहाँ पे अगर दूसरा पॉइंट समझे, तो हमें समझ में आ गया कि कोई भी संस्था को हम असीमित शक्ति नहीं दे सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो वो तानाशाह बन जाएगी, तानाशाही बन जाएगी। एक संस्था के पास अगर सारी शक्तियाँ आ जाएंगी। अगर हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल भी हैं। ब्रिटिश शासन में सीमांकन नहीं था। ब्रिटिश शासन में सीमांकन नहीं था। किस चीज़ का सीमांकन नहीं था? सीमाएं नहीं बांधी गई थी। सीमांकन का मतलब कि भाई उनकी शक्तियाँ जो थी ना, किसकी शक्तियाँ? उनकी जो संवैधानिक संस्थाओं की शक्तियों को बताया नहीं गया था, जिससे वो संस्थाएं तानाशाह एक तरह से वो गैर संवैधानिक तरीके से काम करने लगी थी। तो कानून, न्याय और प्रशासन सब कुछ ब्रिटिश सरकार के अधीन था। किसके अधिकार था? सब कुछ ब्रिटिश सरकार के अधीन था। जैसे जब भारत गुलाम था अंग्रेज़ों के, तो एक बार बताइए, अंग्रेज़ लोग ही अपने आप में सारे कार्य, सारे फैसले लेते थे। वही अपने आप में एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, वो तीनों ही अपने आप में थे। तो ऐसे में ये समझ में आता है कि भाई जब ब्रिटिश शासन भारत के अंदर था, तो यहाँ पर जो भारतीय लोग थे उनके बारे में तो कोई सुनता नहीं था। वो सिर्फ अपने ही अधिकारों को, अपने ही हितों को भारतीय जनता पे थोपते थे। तो यहाँ पे ये समझ में आता है कि जब भारत के अंदर अंग्रेजी शासन था, तो उस पर सीमांकन यानी सीमा तय नहीं थी, जिससे भारतीय प्रजा जो थी उसको कष्टों का सामना या शोषण का सामना करना पड़ा था। और एक तरह से ब्रिटिश शासन भारतीय लोगों के साथ गुलामों की तरह व्यवहार करने लगी थी। कानून, न्याय और प्रशासन सब कुछ ब्रिटिश सरकार के अधीन था। यानी वो ब्रिटिश सरकार ही अपने आप में कानून है, वही न्याय देते हैं, वही प्रशासन यानी कार्यपालिका की तरह कार्य करते हैं, वही न्यायपालिका की तरह कार्य करते हैं, वही विधायिका की तरह कार्य करते हैं। तो ऐसे में तीनों जो संस्थाओं की शक्ति एक सरकार के पास में आ गई, यानी ब्रिटिश सरकार के पास, जिससे भारतीय लोगों के जो क्या कहते हैं अधिकार थे वो छीने गए। भारत के अंदर शोषण का एक समय था, दौर था, जो ब्रिटिश सरकार के दौरान था। वो इसी कारण था क्योंकि ब्रिटिश सरकार के पास अनियंत्रित शक्तियां थी, उस पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं था। नतीजा क्या होता है? न्याय का गला घोटा गया। जैसे भगत सिंह जैसे जो केस थे, भगत सिंह जो भारत के अंदर लेजेंड हैं, महान माने जाते हैं, वो देश की आज़ादी के लिए काफ़ी कम उम्र में शहीद हो गए थे। वो एक तरह से इस अलोकतांत्रिक प्रशासन व्यवस्था का ही शिकार हुए थे। तो यहाँ पे हमें ये समझ में आता है कि ब्रिटिश सरकार जब भारत के अंदर आए थे, तो उन्हीं के पास कानूनी व्यवस्था थी, यानी उनके पास न्याय क्या कहते हैं कार्यपालिका व्यवस्था थी, उनके पास न्यायपालिका व्यवस्था थी। तो सारी तीनों संस्थाओं की शक्तियां एक सब पार्टी के पास थी, जिसे ब्रिटिश गवर्नमेंट हम कहते थे, जिससे वो तानाशाही हो गई थी। भारतीय लोगों को उससे नुकसान झेलना पड़ा, और उसके सबसे एग्जाम्पल है, मजबूत एग्जाम्पल, भगत सिंह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शक्तियों का बंटवारा
लाता है संतुलन, चेक एंड बैलेंस। जाहिर सी बात है, मैंने पहले ही बता दिया है कि अगर शक्तियों का बंटवारा किया गया है तो जैसे मैं फिर से बताने की कोशिश करता हूँ, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका। अगर कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, अगर कार्यपालिका अपना ढंग से काम नहीं करेगी, लेजिस्लेटिव अच्छे से काम नहीं करेगी, लेजिस्लेचर या जुडिशरी अच्छे से काम नहीं करेगी, तो ऐसे में कार्य ढंग से नहीं हो पाएंगे और हो सकता है कोई भी एक संस्था देश के संविधान पे हावी हो सकती है। परंतु इन तीनों के ऊपर, क्या बच्चे, इन कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका, इन तीनों के ऊपर कौन था देश के अंदर? संविधान। क्या बच्चे? संविधान। और इन संविधान, भारतीय संविधान ने बताया है कि भाई एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, ठीक है, यहाँ पे इनके बीच की शक्तियाँ बताई गई हैं, इनके बीच की शक्तियाँ बताई गई हैं। कार्यपालिका का काम कार्य करना होगा, नीति बनाना या फिर कानून बनाने में सहायता देना। लेजिस्लेचर का काम होगा कानून बनाना देश के लिए, और जुडिशरी का काम होगा कानून फैसले लेना, न्याय करना निष्पक्ष तौर पे और स्वतंत्र तौर पे। तो ऐसे में हमें ये समझना है, ऐसे में हमें ये समझना है कि जब सबके काम अगर जिम्मेदारी के साथ दे दिए जाएं तो वो अपने काम जिम्मेदारी से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे। कोई भी एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। कार्यपालिका हो चाहे विधायिका हो चाहे वो न्यायपालिका हो, सब हर कोई काम क्या करेंगे? अपनी जिम्मेदारी से करेंगे। ठीक है, ये तीन संस्थाएं अगर इनके काम दे दिए जाएं तो जाहिर सी बात है ये अपने काम जिम्मेदारी से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो काम देना इनका, और वो अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करेंगे जिससे वो एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जिससे यहाँ पे चीज़ें और यहाँ पे बेहतर होती चली जाएंगी। हर संस्था अपना काम ईमानदारी से करेगी, अब लक्ष्य की ओर कार्य करेगी, तो यहाँ पर संतुलन भी बना रहता है। जैसे मान के चलिए कि कार्यपालिका सरकार जो हो, जिसे हम कहते हैं, गलत कदम उठाए तो उसे कौन रोकेगा? विधायिका। विधायिका कैसे करेगी? प्रश्नकाल करके, अविश्वास प्रस्ताव लाकर उसे जवाबदेही बनाती है। किसको? कार्यपालिका। और न्यायपालिका गलत निर्णय को रद्द कर सकती है। क्या कर सकती है? जो भी गलत फैसले हैं उसको रद्द कर सकती हैं। तो एक तरह से ये चेक एंड बैलेंस है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का सीमांकन। क्या बच्चे? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का सीमांकन। सीमांकन का मतलब केंद्र की शक्तियाँ बताई गई हैं और केंद्र की और राज्य की शक्तियाँ बताई गई हैं। बताया गया कि केंद्र किन टॉपिक्स पे काम करेगा, सब्जेक्ट्स पे काम करेगा, और राज्य किन सब्जेक्ट्स पे काम करेगा, किन विषयों पे काम करेगा। तो यहाँ पे शक्तियाँ बिल्कुल तय कर रखें। केंद्र और राज्य सरकारें किन किन विषयों पर कानून बना सकती हैं, यह संविधान द्वारा निर्धारित यानी संविधान द्वारा तय किया जाएगा। उदाहरण के तौर पे शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस मुख्यतः राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। किसके क्षेत्र में आते हैं? राज्य क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। जबकि हम बात करते हैं रक्षा का, विदेश नीति का, पूरी तरह से केंद्र के द्वारा नियंत्रित होता है। ये पॉइंट समझ में आया आपको, केंद्र राज्य के बीच के संबंध। उसी प्रकार अगर हम देखें पांचवा पॉइंट, तो संविधान नागरिकों की आज़ादी की रक्षा करता है। क्या करता है बच्चे? संविधान नागरिकों की अधिकारों की रक्षा करता है। आर्टिकल 32, जैसे मैंने पहले ही बताया है इस लेक्चर की शुरुआत में, आर्टिकल 32 जो है वो एक तरह से सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। और अम्बेडकर साहब ने आर्टिकल 32 को देश के संविधान की आत्मा कहा था। क्या कहा था? संविधान की आत्मा कहा था। जब सभी संस्थाओं की सीमा तय होती हैं, क्या बच्चे? संस्थाओं की सीमा तय होती है, तभी नागरिकों की स्वतंत्रता सुरक्षित रहती है। संस्थाओं की सीमा तय है तो जाहिर सी बात है नागरिकों की स्वतंत्रता सुरक्षित ही रहती है। उदाहरण के तौर पे सरकार यदि मीडिया पर पाबंदी लगाए तो कोर्ट इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन मान सकती है। यानी सरकार सोशल मीडिया पे अगर लगाम लगाएगी तो सुप्रीम कोर्ट उसे ऐसा होने से रोकेगी, और सुप्रीम कोर्ट ये स्टेटमेंट देगी कि भाई ये तो आम लोगों की अभिव्यक्ति की आज़ादी का जरिया है और सरकार इसे रोक नहीं सकती। अगर इसका हम देखें, इसका निष्कर्ष क्या आता है एक लाइन में, तो संविधान की सबसे ताकत क्या है? बांट कर देना,
ताकत भी और जिम्मेदारी भी, ताकि कोई भी अकेला इतना ताकतवर ना हो जाए कि लोकतंत्र खतरे में पड़ जाए। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। ये मैं हूँ, मेरी प्रोफाइल आपको ये दिखेगी, अबाउट मी में आप देख सकते हो। अगर जिस दोस्त को पढ़ना है ऑफलाइन बैचेस तो वो इस एड्रेस पे आके, या जो इस इलाके के आसपास रहते हैं, 32/26 भीकम सिंह कॉलोनी, गली नंबर 8, शाहदरा, दिल्ली 1132, यहाँ पर आ सकते हैं। या मेरी क्वालिफ़िकेशन देखना चाहते तो ये है, मैं पीएचडी इन पॉलिटिकल साइंस, क्वालिफाइड इन ट्वाइस, यानी 2 बारी क्वालिफाइड करा है पीएचडी के अंदर। क्वालिफाइड असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, ये क्वालिफाई किया एग्जाम मैंने। एमए पॉलिटिकल साइंस में करा है, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में किया है। और टीचिंग एक्सपीरियंस मेरे पास 16 साल का है, ठीक है। क्लास 11-12 के बच्चे मैं पढ़ाता हूँ, और ग्रेजुएशन और एमए के भी बच्चे मेरे पास बैचेस चल रहे हैं ऑफलाइन। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ वो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।